नमस्कार। आज हम बिहार के पानी की कहानी में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि बिहार की नदियां, जिन्हें अक्सर हम बाढ़ की वजह से शोक या त्रासदी कहते हैं, असल में वहां की जिंदगी और खेती की लाइफलाइन है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि बिहार ने इन नदियों को, जो कभी डर पैदा करती थी, उन्हें काबू में करके एक सहारे में कैसे बदला। हम बात करेंगे उन बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स और नहरों के जाल की जो इस बदलाव की पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ सीमेंट और स्टील के ढांचों की नहीं है। ये कहानी है भूगोल, इंजीनियरिंग और इंसान की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाने की। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि बिहार का जो वाटर मैनेजमेंट है वो 3 अलग-अलग दौर से गुजरा है। पहला, अंग्रेजों के जमाने की इंजीनियरिंग। दूसरा, आजादी के बाद की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और तीसरा, आज के जमाने की आधुनिक तकनीकें जो पीने के पानी जैसी नई चुनौतियों से निपट रही हैं। हम इसी सफर को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के दूसरे दौर से शुरू करते हैं, मतलब आजादी के बाद के बड़े प्रोजेक्ट से। और इसमें सबसे पहला नाम आता है कोसी परियोजना का। कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहते ही हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता बदलने के लिए काफी कुख्यात है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, सिर्फ एक बहराज बनाने से ये समस्या हल कैसे हो गई? नदी तो अब भी अपना रास्ता बदलने की कोशिश करती होगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोसी की असल समस्या उसका पानी नहीं, बल्कि उसके साथ बहकर आने वाली भारी मात्रा में गाद है, मतलब सिल्ट। जी। ये गाद नदी के तल में जमा होती जाती है, जिससे नदी उथरी हो जाती है और जरा सा पानी बढ़ने पर फैलकर नए रास्ते बना लेती है। हनुमान नगर में जो बैराज बनाया गया है वो नेपाल में है, और ये 1954 के भारत नेपाल समझौते का नतीजा है। अब बैराज का मुख्य काम नदी के बहाव को रेगुलेट करना और पानी को नहरों में मोड़ना है। लेकिन आपकी बात सही है, ये अकेले काफी नहीं है। इस बैराज के साथ साथ नदी के दोनों किनारों पर सैकड़ों किलोमीटर लंबे तटबंध यानी एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं। ये तटबंध नदी को एक निश्चित दायरे में बहने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये एक मिला जुला सिस्टम है जो कोसी की विनाश लीला को काफी हद तक रोकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से नदी के लिए बनाई गई एक बहुत चौड़ी सड़क की तरह है। जी। और उसकी दीवारें उसे भटकने नहीं देती। जी। और बैराज उस सड़क पर एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। गाद अब भी आती है और तटबंधों के बीच जमा होती रहती है, जिससे नदी का तल आसपास की जमीन से भी ऊंचा हो गया है। तो इसकी देखरेख एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर इस प्रोजेक्ट का फायदा ये हुआ कि इसने उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों को बाढ़ के डर से काफी हद तक मुक्ति दिलाई और सिंचाई के लिए एक भरोसेमंद जरिया भी दिया। कोसी प्रोजेक्ट तो भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन बिहार ने तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर भी ऐसे ही कुछ किया है ना। गंडक परियोजना का मॉडल तो इससे भी ज्यादा जटिल लगता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों शामिल हैं। हाँ, गंडक परियोजना का दायरा और भी बड़ा है। इसका बैराज बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बनाया गया है, जो नेपाल की सीमा के बहुत करीब है। इस प्रोजेक्ट से निकलने वाली नहरें सिर्फ बिहार को ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों को भी पानी देती हैं, और नेपाल के तराई वाले इलाके को भी। ये दिखाता है कि पानी किसी एक राज्य या देश की सीमा नहीं मानता। उसके सही इस्तेमाल के लिए सहयोग ही एकमात्र रास्ता है। और स्रोतों में इस इलाके को बार बार शुगर बेल्ट कहा गया है। जब हम शुगर बेल्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या सिर्फ गन्ने के खेत हैं? नहीं नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। शुगर बेल्ट यानी एक पूरी अर्थव्यवस्था। चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, इन जिलों में आपको गन्ने के खेत तो दिखेंगे ही, साथ ही वो चीनी मिलें भी दिखेंगी जहां ये गन्ना प्रोसेस होता है। इन मिलों में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। फिर उस चीनी को बाजार तक पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, खाद बीज की दुकानें हैं। ये पूरा आर्थिक चक्रव्यूह उस एक चीज पर टिका है, गंडक परियोजना से आने वाला पानी। अगर ये पानी न हो तो ये पूरी अर्थव्यवस्था ठहर जाएगी। कमाल है। मतलब एक नदी परियोजना सिर्फ खेतों को नहीं, बल्कि पूरे उद्योग और लाखों लोगों की जिंदगी को सींचती है। इन दोनों परियोजनाओं के सामने तो सोन परियोजना काफी पुरानी लगती है। एक स्रोत में लिखा है कि इसे 1874 में बनाया गया था। मतलब ये नहरें तब से काम कर रही हैं जब भारत में ठीक से बिजली भी नहीं आई थी। ये कैसे मुमकिन है?
कि बिना आधुनिक तकनीक के बना इतना बड़ा नेटवर्क आज भी चल रहा है। यही यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत और इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सोन परियोजना आज की जटिल और बिजली पर निर्भर योजनाओं से बिल्कुल अलग है। इसे पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। डेरी ऑन सोन के पास इंद्रपुरी में एक बैराज बनाकर नदी के पानी के स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाया गया। बस वहां से नहरें निकलती हैं और ढलान का पीछा करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पानी ले जाती हैं, बिना किसी मोटर या पंप के, बिना एक यूनिट बिजली खर्च किए। तो ये एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी डिजाइन है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये इतना टिकाऊ साबित हुआ है। सोचिए 150 साल में कितनी सरकारें आईं गईं, कितनी तकनीकें बदलीं, लेकिन ये नहरें आज भी चुपचाप अपना काम कर रही हैं। और इसी की बदौलत रोहतास, भोजपुर और बक्सर का इलाका बिहार का धान का कटोरा कहलाता है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान सबसे सरल और प्रकृति के नियमों के साथ चलने वाला होता है। तो ये 3 बड़ी परियोजनाएं, कोसी, गंडक और सोन, बिहार के अलग-अलग कोनों के लिए जीवन रेखाएं हैं। लेकिन ये बैराज तो सिर्फ पानी के स्रोत हैं। असली काम तो वो नहरें करती हैं, जो इस पानी को खेतों तक पहुंचाती हैं। क्या आप हमें इसे बिहार के नक्शे पर विजुअलाइज करने में मदद कर सकती हैं? ये नहरों का जाल फैला कैसे है? जरूर, भूगोल बिना नक्शे के अधूरा है। चलिए बिहार को मन में रखकर सोचते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में चलिए, जहां नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा है। यहाँ गंडक नदी है और यहीं से निकलती है त्रिवेणी नहर। ये नहर पश्चिमी चंपारण को सींचती है, तो त्रिवेणी का नाम हमेशा गंडक के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, त्रिवेणी मतलब उत्तर पश्चिम और गंडक। अब उत्तर पूर्व की तरफ चलें, जहां कोसी का इलाका है। हाँ, कोसी बैराज से जो मुख्य नहर निकलती है उसे पूर्वी कोसी नहर कहते हैं। इसी की एक शाखा है राजपुर नहर, जो पूर्णिया और कटिहार के जिलों तक पानी पहुंचाती है। तो ये नेटवर्क उस इलाके को कवर करता है जो कभी कोसी की बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाह होता था। और अब सबसे बड़े नेटवर्क पर आते हैं, सोन वाला। इसका फैलाव कैसा है? सोन नहर प्रणाली एक पेड़ की तरह है, जिसका तना इंद्रपुरी बैराज है और जिसकी 2 मोटी शाखाएं नदी के दोनों किनारों से निकलती हैं। पश्चिमी सोन नहर जो पश्चिम की ओर जाती है, वो रोहतास, भोजपुर और बक्सर जैसे धान के कटोरे वाले जिलों को पानी देती है। और पूर्वी सोन नहर जो पूरब की ओर बहती है, वो औरंगाबाद, गया और पटना के इलाकों तक सिंचाई पहुंचाती है। पटना तक भी? हाँ, पटना तक। ये दिखाता है कि कैसे एक नदी दक्षिण बिहार के इतने बड़े और अपेक्षाकृत सूखे हिस्से की प्यास बुझा सकती है। ये एक बहुत ही सुनियोजित वितरण प्रणाली है। तो क्या आज भी बिहार इन्हीं पुरानी विशाल प्रणालियों पर ही निर्भर है, या वक्त के साथ कुछ नया भी हो रहा है? कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प दौर शुरू होता है आधुनिक युग का। हम अब सिर्फ खेती के लिए पानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई और बड़ी चुनौती सामने आ गई है, शहरों के लिए पानी। और इसी का जवाब है गंगा जल आपूर्ति योजना। ये प्रोजेक्ट सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव है। मुझे यही सवाल पूछना था। गंगा तो बिहार के बीच से होकर बहती है, फिर उसका पानी लिफ्ट करने या उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? शहर तो नदी से सीधे पानी ले सकते हैं। ऐसा लगता तो है, पर जमीनी हकीकत अलग है। दक्षिण बिहार के राजगीर, गया और बोधगया जैसे शहर गंगा के किनारे नहीं हैं। वे एक पठारी और चट्टानी इलाके में हैं, जहां भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर बहुत नीचे है और गर्मी में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। ये शहर ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पानी की कमी उनके विकास में एक बड़ी रुकावट थी। कोई भी पारंपरिक नहर प्रणाली इस ऊंचे और पथरीले इलाके तक पानी नहीं पहुंचा सकती थी। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? इस स्कीम की इंजीनियरिंग क्या है? इस स्कीम की इंजीनियरिंग अपने आप में कमाल है। योजना ये है कि मॉनसून के दौरान जब गंगा में अतिरिक्त पानी होता है, यानी बाढ़ का पानी, तो उसे पटना के पास मुकामा से बड़े बड़े पंपों के जरिए लिफ्ट किया जाता है। फिर इस पानी को जलाशयों में स्टोर करके उसे साफ यानी ट्रीट करके 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया और बोधगया तक पहुंचाया जाता है। सोचिए, पानी को नदी से उठाकर ऊंचाई पर बसे शहरों तक ले जाना। ये बिहार के वाटर मैनेजमेंट में एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम अब सिर्फ पानी को बहने नहीं दे रहे, बल्कि उसे उसकी जरूरत वाली जगह पर जबरदस्ती पहुंचा रहे हैं। ये तो सच में भविष्य की सोच है। बाढ़ के पानी को जो पहले एक आपदा था, उसे एक संसाधन में बदलकर सूखे इलाकों में पीने के लिए इस्तेमाल करना।
ये तो कमाल है। इसके अलावा भी कोई नई पहल हो रही है? हाँ, एक और स्तर पर बदलाव आ रहा है। अभी तक हमने पानी की आपूर्ति यानी सप्लाई की बात की, अब पानी की दक्षता यानी एफिशिएंसी पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज्यादा फसल। बिल्कुल, ये तकनीक सीधे पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाती है, जिससे पारंपरिक सिंचाई के मुकाबले 70% तक पानी की बचत होती है। खासकर दक्षिण बिहार जैसे इलाकों के लिए, जहां पानी की हर बूंद कीमती है, ये तकनीक एक वरदान है। तो अगर मैं पूरी तस्वीर को देखूं, एक तरफ सोन जैसी सदियों पुरानी गुरुत्वाकर्षण पर चलने वाली टिकाऊ प्रणालियां हैं, दूसरी तरफ कोसी और गंडक जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े पैमाने पर सिंचाई करते हैं, और अब तीसरी तरफ गंगा वाटर लिफ्ट जैसी हाईटेक ऊर्जा गहन योजनाएं जो शहरी जरूरतों को पूरा कर रही हैं, और साथ में ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें हैं जो पानी बचाने पर ध्यान दे रही हैं। ये तो एक बहुत ही बहुआयामी रणनीति लगती है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि बिहार अपने जल प्रबंधन को लेकर एक ही समाधान पर निर्भर नहीं है। वो पुरानी और नई दोनों तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बदलते समय, बढ़ती आबादी और नई चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने बिहार के पानी के साथ रिश्ते की पूरी कहानी समझी। कैसे शोक कही जाने वाली नदियों को इंजीनियरिंग के जरिए सहारा बनाया गया। अंग्रेजों के जमाने की नहरों से लेकर आज की आधुनिक वाटर लिफ्ट योजनाओं तक, ये सभी प्रोजेक्ट्स बिहार के कृषि और अब शहरी जीवन की भी रीढ़ बन चुके हैं। ये पानी के प्रबंधन की एक लंबी और लगातार विकसित होती कहानी है। हाँ, हमने ये तो देख लिया कि बिहार अपने जल संसाधनों को कैसे प्रबंधित कर रहा है, लेकिन भविष्य के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ना जरूरी है। अगला बड़ा चैलेंज सिर्फ और ज्यादा बांध या नहरें बनाना नहीं होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में इस पूरे सिस्टम को टिकाऊ बनाना होगा। सोचने वाली बात यह है कि सोन जैसी प्रणालियां जो एक स्थिर मौसम पैटर्न के लिए डिजाइन की गई थी, क्या वे भविष्य के चरम मौसम जैसे अचानक बादल फटना या लंबा सूखा झेल पाएंगी? और गंगा जल आपूर्ति जैसी नई योजनाएं जो बहुत ज्यादा बिजली पर निर्भर हैं, क्या वे ऊर्जा के संकट के दौर में भरोसेमंद रहेंगी? भविष्य का जल प्रबंधन इंजीनियरिंग और पर्यावरण के बीच एक और भी गहरे संतुलन की मांग करेगा।